बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 86-24 का। आज हमने पढ़ना है कैरिकुलम अप्रोच। कैरिकुलम अप्रोच 4 तरह की हैं: बिहेवियर, मैनेजरल, सिस्टम एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये 4 अप्रोचेज़ हैं। पहले है जी बिहेवियर। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, बिहेवियर यानी कि रवैया किसी का कैसे होता है, ठीक है। तो कैरिकुलम में कि हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमने एक गोल बनाना होता है, एम बनाना होता है, ठीक है। जिसमें हमें बच्चों को हमने ये कहना होता है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। फिर इस मकसद के मुताबिक हमने जो हमारा लेसन है या जो एक्टिविटीज़ हैं वो तैयार करनी होती हैं, और फिर हम आखिर में देखते हैं कि बच्चे ने वो सीखा या नहीं सीखा। फिर आपने देखना है कि अगर बच्चे के रवैये में कोई तब्दीली आई है, यानी कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो आपने सिखाया वो समझ गया है, सही से जवाब दे रहा है, या किसी काम को बेहतर अंदाज में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सीख गया है, यानी कि उसके बिहेवियर में जो चेंज था वो आ गया है, ठीक है। इस तरह हम इसको एक मिसाल से लेते हैं कि आपने बच्चों को सिखाना है कि सड़क कैसे पार करते हैं। सड़क पार करते वक्त हमेशा पहले बाएं दाएं और फिर बाएं देखते हैं। तो पहले आपने क्या किया, एक मकसद बनाया कि आपने बच्चों को क्या करना है, सड़क पार करना सिखाना है। फिर आपने क्या किया, उसको उसकी प्रैक्टिस करवाई। आप चाहे तो कोई ऐसी सड़क ले लें जो कि बिजी ना हो, या आप अपने स्कूल की सड़क भी ले सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करवाएं। फिर आखिर में आपने देखा कि क्या बच्चा जो है वो खुद सड़क पार करते वक्त वो वाला तरीके अपना रहा है जो आपने उसको बताया है। अगर तो उसने वो वाले तरीके अपनाए जो आपने उसको सिखाए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके रवैये में तब्दीली आ गई है और उसने कुछ सीख लिया है। बिहेवियरल अप्रोच के सिर्फ 3 ही स्टेप हैं। पहले हमने एम बनाना होता है, फिर उस पर अमल करना होता है, और उसके बाद तब्दीली चेक करनी होती है कि उसमें कोई चेंजिंग आई है या नहीं। मैनेजरल अप्रोच, इसमें आप एक स्कूल को एक कंपनी की तरह समझें। जिस तरह एक कंपनी में कोई मैनेजर होता है या किसी होटल में कोई मैनेजर होता है, तो वो होटल का मैनेजर क्या करता है, उसने देखना होता है कि आज का मेन्यू क्या होगा। मेन्यू के लिए हर चीज़ दस्तयाब है कि जब ज़रूरत पड़े तो बंदा उसी वक्त ले ले। क्या जो पूरा होटल का इंतज़ाम है, चेयर्स अपनी जगह पे तरतीब के साथ पड़ी हुई हैं, टेबल पे हर चीज़ मौजूद है, ग्राहक को या जो कस्टमर हैं उनको उनका ऑर्डर मिल रहा है, कौन सा मुलाजिम कौन सा काम करेगा, ये सारा काम जो है वो होटल का मैनेजर ही देखेगा। तो ये मैनेजर का काम होता है। इसी तरह अगर आप स्कूल के ऊपर आएँ, तो स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को आपने कहना है कि ये एक लीडर है, ये एक मैनेजर है। अब वो जो स्कूल का प्रिंसिपल है, यानी कि जो मैनेजर है, लीडर है, वो क्या करेगा, वो पूरे स्कूल के काम की निगरानी करेगा। जैसे कि पॉलिसियाँ बनाएगा, प्लान्स बनाएगा, टीचर्स की रहनुमाई करेगा, उसको गाइड करेगा कि आपने कौन से मेथड यूज़ करने हैं, आपने कैसे पढ़ाना है। इसमें यह होता है कि आपने कंटेंट, आपने जो कैरिकुलम है उसके ऊपर हम जोर देते हैं कि निसाब को कैसे बेहतर बनाएं और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। इसको भी हम एक मिसाल से लेते हैं कि जैसे स्कूल में कुछ बच्चे हैं, वो या तो मैथ में कमज़ोर होते हैं या फिर इंग्लिश में। फ़र्ज़ करें कि वो कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, इनको इंग्लिश समझने में दिक्कत पेश आती है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल इस बात पे तवज्जो देगा कि कौन सी किताब बेहतर है कि उससे बच्चे रीडिंग करें या उसको अच्छे से समझ आ जाए। अगर उसकी वो रीडिंग करेंगे, तो उस्ताद क्या करेगा कि ये भी देखेगा कि कौन सा जो टीचर है वो अच्छा पढ़ाता है। उस टीचर को वो कह देगा कि आपने इन बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देनी है, इन्हीं को आपने पढ़ाना है, ताकि वो बेहतर, क्योंकि जो अच्छा टीचर होगा वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा। फिर क्लास के जो स्केड्यूल हैं वो कैसे बनाएं, जो टीचर्स हैं उनकी मदद की जाएगी कि आपने ये मेथड यूज़ करने हैं, आपने इनको ऐसे अरेंज करना है सारा कुछ। फिर क्या है जी, तलबा जो स्टूडेंट होते हैं और उनके वालिदैन और टीचर्स की मीटिंग रखी जाएगी, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किस एरिया में ये ज़्यादा कमज़ोर हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर के ऊपर नहीं आती, जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बच्चे के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। मैनेजरल अप्रोच में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्रिंसिपल जो है वो लीडर होता है और मैनेजर होता है जो स्कूल का निज़ाम चलाता है, निसाब बनाता है और उस्तादा को सही तरीके से पढ़ाने में मदद देता है, यानी कि उनकी गाइडेंस करता है। सिस्टम अप्रोच, अब सिस्टम अप्रोच क्या होता है कि सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम ले लें, स्कूल में कई शोबे होते हैं, कई सिस्टम होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। आप टीचर्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो क्लास को अरेंज करते हैं ना।
ठीक है। इसी तरह काउंसलिंग होती है कि जो टीचर्स हैं वो तलबा को काउंसल करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं कि आप ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करें, या टीचर्स को ये पता होता है कि ये बच्चा वीक है तो ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करेगा, या ये बच्चा इस सब्जेक्ट में बेहतर है तो वो इसी को परसू करे। ठीक है। आगे हमारे पास कैरिकुलम, कि कैरिकुलम ये है कि उसमें क्या पढ़ाना है। फिर है इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत, कि टीचर्स को बताया जाए कि उन्होंने कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड यूज़ करना है। आगे है वैल्यूएशन यानी कि जायज़ा, कि बच्चों को जो सिखाया है उनको वो सीख भी गए हैं या नहीं, उनसे फीडबैक लेना है, उनकी असेसमेंट लेनी है ताकि पता चले उन्होंने कितना सीखा है। अब देखिए, अगर ये सारी चीज़ें मिलकर काम करेंगी फिर ही स्कूल का निज़ाम चलेगा। अदरवाइज़ अगर इसका एक बंदा, एक शोबा भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो जो स्कूल का सिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाएगा, तो स्कूल के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, कैरिकुलम, इंस्ट्रक्शन, एवेल्यूएशन, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तो ही स्कूल बेहतर तरीके से चल सकता है। जैसे कि आप देखिए, हमारे जो जिस्म है इसमें दिमाग है, आँखें, हाथ है, दिल है। दिमाग अगर हमारा प्रिंसिपल है, आँखें आप कह लें कि ये हमारा कैरिकुलम है, हाथ आप कहें कि ये हमारे टीचर्स हैं, और दिल आप काउंसलर है। अगर दिल कमज़ोर हो तो जिस्म काम नहीं करेगा, और अगर दिमाग फैसला ही ना करे तो हाथ भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह स्कूल का अगर कोई शोबा कमज़ोर हो तो पूरा निज़ाम पर असर पड़ता है, सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये होता है कि हमने ये ऐसी सोच है या ऐसा प्रोसेस है कि इसमें हमने बच्चों की पूरी तरबियत करनी होती है, सिर्फ उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी होती। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन वो जिसमें हम सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं और सिलेबस पढ़ाते हैं। हमने बच्चों की पूरी तरबियत करनी होती है। ठीक है। हमने उनको इनफॉर्मल करिकुलम, उस पर भी हमने तवज्जो देनी होती है, उस पर भी हमने फोकस करना होता है। इनफॉर्मल करिकुलम कौन सा हो जाएगा, हमारी जो बच्चों के जज्बात हैं, वो क्या सोच रहा है, उसके पास स्किल्स कौन सी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, हमने इस पर फोकस करना होता है। ये अप्रोच क्या कहती है कि हमने करिकुलम का जो मकसद होता है सिर्फ इल्म देना ही नहीं होता कि वो किताबें पढ़ें, रट्टा लगाएं और जाएं, पेपर दें और डिग्री लें, बल्कि बच्चे की हमने पूरी तरबियत करनी होती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है। ये अप्रोच ये भी कहती है कि बच्चा जो करिकुलम का एक मरकज़ है, यानी कि उसकी नीड और उसकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उस पर हम ध्यान देना होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीका है जिसमें हमने जो स्कूल का काम है वो सिर्फ उसको पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बच्चे की डेवलपमेंट करनी है, उसको सोशल स्किल्स देनी है कि वो माशरे में उठ बैठ सके, उस टाइप पूरा इंसान बनाना होता है, कि अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान बनाना होता है। ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है कि जब हमने निसाब को तरतीब देना है, निसाब बनाना है, तो हमने देखना है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन सी है, लोग किस तरह काम कर रहे हैं, माशरे में जो नए रवैये हैं और जो स्किल्स हैं उनकी कौन सी ज़रूरत है, कौन सी नई स्किल्स की ज़रूरत है हमें, और सबसे अहम बात कि बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं। इन सब को देख के हम करिकुलम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको बनाते हैं। इसमें क्या है कि जो एम्स होते हैं हम वो बनाते हैं। ठीक है। अब एम बड़ा है और एम से ही निकले हैं हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव। वैसे ये तीनों चीज़ें एक हैं, लेकिन एम बड़ा होता है और एम को डिवाइड करके ऑब्जेक्टिव और जो है गोल्स वो बनाए गए हैं। ठीक है। अब बड़ी सतह पर हमारा पूरा कैरिकुलम बना दिया जाता है, फिर उस कैरिकुलम को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में डिवाइड करते हैं, और फिर जो टीचर्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उस कैरिकुलम को, उस कंटेंट को डिवाइड करके रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम सिखाते हैं ना, ये हमारे गोल है। इसी आगे है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने, जो हमारे मकसद है उसको हमने क्लासीफाई किया है। जो ऑब्जेक्टिव की क्लासिफिकेशन है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। कि 3 बेसिक जो पार्ट हैं वो है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और है जी साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक हमारे दिमाग से होता है, हमारे इल्म से होता है, जिसमें हम सोचते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, उसकी मालूमात हासिल करते हैं। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक होता है हमारे इमोशन से, एहसास, हमारे फीलिंग से, हमारे बिहेवियर से। ठीक है। और साइकोमोटर का ताल्लुक होता है हमारे फिज़िकल जो हरकत होती हैं, फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं उनके साथ। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको डिवाइड किया गया है आगे 6 हिस्सों में।
नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेलुएशन। अब नॉलेज क्या है? इसमें हमने किसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना होता है। जैसे कि आप किसी तारीख़ की बुक में पढ़ें कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो सबको पता है 1947 में। तो आपने वो वाक़या भी याद रखना है, इसमें क्या हुआ था, और ये भी याद रखना है कि किस डेट को हुआ था। तो ये हमारा हो गया नॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रीहेंशन। इसको बोलते हैं फ़हम, यानी कि इसका मतलब है कि मालूमात को समझना। वो आपने मालूमात जो ली थी उसको समझा और उसको आगे बयान कर पाना। अगर आपको कोई टीचर का कोई लेक्चर आपको समझ आ गया है, तो आप अगर उसको अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो आप उसको आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो। ठीक है, आगे है जी हमारी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से यानी कि उसका इस्तेमाल, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने उसका जायज़ा लिया है, उसको समझ लिया है, उसको आगे आपको बयान भी करना है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मैथ की कोई प्रॉब्लम लें, तो अगर आपने मैथ का कोई सवाल किया है तो आपने उसको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखना है, या किसी और एग्जांपल को लेके उसी फार्मूला को उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने वो हल कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन। आगे हमारे पास एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस मतलब क्या होता है? तज्जिया करना। अब आपके पास कोई मालूमात है, आपने उस मालूमात को उसके छोटे छोटे हिस्से किए, हर चीज़ को, हर अल्फाज को अलग अलग किया और हर अल्फाज को परखा, जांचा कि इसका मतलब क्या है। तो ये आपका हो जाएगा एनालिसिस, यानी कि अपने हर हिस्से को अलग अलग करके उसको समझा, उसको ये भी देखा कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आपने इसी तरह किसी मज़मून को पढ़ के उसके मुख्तलिफ हिस्सों को अलग करके समझना, उसको समझा। तो ये आपका हो गया तज्जिया, एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कोई आइडिया, कोई तरकीब, कि आपके पास कोई अल्फाज हैं या कोई आपके पास कोई आइडिया है, तो आपने उसको मिला के एक नई चीज़ तैयार कर ली। ठीक है, जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हैं, आपने उन सबको जोड़ा और उससे कोई एक नई चीज़ आपने निकाल ली उसके अंदर से, कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ठीक है, यानी कि कोई नया ख्याल आ जाना, ये होता है सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास एवेलुएशन। एवेलुएशन क्या होती है? यानी कि जायज़ा लेना। अब आपने कोई तारीख़ पढ़ी है, तो आपने उसको जायज़ा लेना है कि ये सही भी है या नहीं, या आपके लिए मुफीद भी है या नहीं। किसी मज़मून को पढ़ा, उसके हक़ाइक़ जाने कि इसकी हकीकत क्या थी, फिर उसके ऊपर जो दलाइल दिए गए वो भी आपने उनका तज्ज़िया किया, और उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि वो सही है या नहीं। तो ये आपकी हो जाएगी एवेलुएशन। जैसे आपने किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया, उसके बाद आपने उसका फ़ीडबैक लेना है, उससे क्वेश्चंस करने हैं, उसकी असेसमेंट लेनी है कि आपने जो पढ़ाया उसको समझ आया और उसको कितना समझ आया। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी एवेलुएशन। हमको कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं। पहले नॉलेज, कि आपने सिर्फ मालूमात को याद रखना है, फिर उस मालूमात को समझना है, कंप्रीहेंशन हो जाएगा, फिर उन मालूमात को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, यानी कि एप्लीकेशन, फिर तज्ज़िया करना है, फिर मिलाकर कोई नई चीज़ बनानी है, और आखिर में इन मालूमात का आपने परखना है, उनकी एवेलुएशन करनी है कि वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के भी आगे 3 हिस्से हैं: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग। रिसीविंग का मतलब है कि आपने कोई चीज़ रिसीव कर ली, उस पर तवज्जो दी और आपने वो अडॉप्ट कर ली। जैसे टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया तो आपने उसको रिसीव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लें कि टीचर ने आपको माहौल के बारे में बताया कि जो माहौल है, जैसे दरख्त हो गए, जानवर हो गए और साफ़ पानी, ये कितना अहम है। तो आपने सुना कि दरख्त हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं, तो आपने उसको बचाना है, माहौल को बचाना है, उसको साफ़ करना है। तो ये आपका हो गया रिसीव। ठीक है, अब आगे है रिस्पॉन्डिंग, यानी कि जवाब देना। आपने ना सिर्फ उस चीज़ को सुना कि माहौल हमारे लिए बेहतर है, दरख्त, जानवर और साफ़ पानी हमारे लिए अहम है, आपने अब उस पर अमल भी करना है। यानी कि आपने माहौल को बचाने के लिए क्या करना है? आपने पौधे लगाना शुरू कर देने हैं, आपने जो कचरा है उसको रिसाइकिल करना शुरू कर देना है, आपने स्कूल में दरख्त लगाना शुरू कर दें। तो आप माहौल को बचा रहे हैं, अब उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस पर जवाब दे रहे हैं, अब उस पर अमल भी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्डिंग। आगे हमारा वैल्यूइंग, यानी कि अब आपने क्या किया, चीज़ को रिसीव किया और अब उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया।
तो जब आप अमल करना शुरू कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। फिर आप माहौल को साफ़ रखना शुरू कर देते हैं और सिर्फ आप यही नहीं करते बल्कि आप दूसरों को भी कहते हैं कि आप इस तरह करो। अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो तो अपना जो कचरा है वो डस्टबिन में फेंकना है। अगर आप स्कूल में हैं तो फिर भी डस्टबिन में फेंकें, आपने जगह जगह नहीं फेंक देना। अगर आपने ब्रेक किया है तो ब्रेक में जो आपने चीज़ें खाई हैं उनको जाके, उनका जो कचरा है वो जाके डस्टबिन में फेंकें। ठीक है, तो आप इस तरह क्या करते हो, उस चीज़ की कदर करना शुरू कर देते हो, दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हमने हाथ का इस्तेमाल करना होता है, दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमारे हाथ चलते हैं इस तरह, जैसे कि आप एक बैठे हुए हैं किसी लैब में, तो आप दिमाग के साथ साथ आपने अब क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं, तो दिमाग के साथ साथ आप अपना हाथ भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी आगे कई हिस्से हैं, जैसे कि इमिटेशन हो गया यानी कि नकल करना। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपको टीचर बताता है ना, आप वैसे वैसे करते जाते हो। यानी कि आप सिर्फ टीचर लिखता है, आप टीचर को देख के अपने जो पेज है उस पर लिखते जाते हैं। तो आप आपने अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करा, सिर्फ टीचर को देख के नकल कर रहे हो, उसकी पैरवी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनिपुलेशन, यानी कि हिदायत पर अमल करना। अब जैसे जैसे टीचर ने आपको बताया था, पहले आप नकल कर रहे थे टीचर को, ठीक है, अब आपने उस चीज़ को समझ लिया, अब आपने खुद करना है। जैसे कि अब ले लें पज़ल की कोई एग्जांपल, कि हमें पहले पज़ल सॉल्व करना नहीं आता था, लेकिन अब हमें टीचर ने हमें बताया, अब हम पज़ल खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टीचर को नहीं देखेंगे, अब हमने अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए उस पज़ल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसिशन, यानी कि दुरुस्तगी करना। किस चीज़ में आपको अगर मामूली सी ख़राबी नज़र आ रही तो आप खुद से उसमें कुछ ऐड कर दें। जैसे कि आप कोई डायग्राम बनी हुई है बुक के ऊपर या कोई और चीज़ है, तो आप उस डायग्राम को काट रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप किस चीज़ में कलर फिल कर रहे हो, तो ये भी आपकी हो जाएगी प्रिसिशन, दुरुस्तगी हो जाएगी। आगे है जी, हम फिज़िक्स में भी इसका इस्तेमाल करते होते हैं, आर्टिकुलेशन, यानी कि तरतीब देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलेशन, यानी कि किसी चीज़ को तरतीब देना। अब वो तरतीब कैसे, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आता है, तो जो टीचर्स हैं वो पहले पेपर चेक करते हैं। पेपर चेक करने के बाद हर बच्चे के नंबर्स लगाते हैं, और नंबर्स लगाने के बाद फिर उनको अरेंज करते हैं कि फ़र्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, और फिर जिसके कम नंबर आते हैं वो इसी तरह चलते रहते हैं। इसी तरह अगर आप देखने को कोई मौसीकी है, उसका कोई आला है, तो वो बजा रहा है कोई, तो हाथों की तरतीब, वो तरतीब से चलाएगा तो अच्छी धुन बनेगी। ठीक है, ये होगी हमारी आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कोई चीज़ खुद ब खुद हो जाए फितरी तौर पर। ठीक है, जैसे कि हमने टाइपिंग सीखी, तो अब क्या होगा कि हम कीबोर्ड पे नहीं देखेंगे, हमारी जो नज़र है वो स्क्रीन पे होगी और हम खुद ब खुद टाइप करते जाएंगे। तो ये हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम खुद ब खुद चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पहले हम जब नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारा जो पैडल के ऊपर पाँव नहीं लगता, या हमें बाइक चलानी नहीं आती, हमें गाड़ी का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम सिर्फ सामने देख रहे होते हैं और हमारे जो पाँव हैं वो खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन। तो आज के लिए इतना था, तो इंशाल्लाह ताला बाकी कल पढ़ेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।